आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कला, जिसके अंतर्गत आज हम सिंधु कला पर चर्चा करेंगे। भारतीय कला अपनी प्राचीनता और विविधता के लिए विख्यात रही है। भारतीय स्थापत्य का अत्यंत प्राचीन रूप हमें नवपाषाण युग के अंतर्गत देखने को मिलता है। भारतीय स्थापत्य का कुछ परिष्कृत रूप हमें सैंधव सभ्यता के अंतर्गत दिखाई देता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो अवशेष हमें मिले हैं, उन अवशेषों के आधार पर हमें तत्कालीन कला की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ के वास्तुकार नगर नियोजन में हस्त थे। वे नगर बसाने से पूर्व उसका स्थल, विन्यास आदि निश्चित कर लेते थे। नगर नियोजन में नगर की दिशा, भूमि, आवास का स्थान, दुर्गीकरण, महापथ, गलियों की दशा, नाली की व्यवस्था, इन सभी पर विचार किया जाता था और सुनियोजित ढंग से नगर बसाए जाते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धौलावीर ये उस समय के मुख्य नगर थे। इन नगरों का नियोजन बड़ा ही सुनियोजित नियोजन हुआ करता था। नगर प्राय नदियों के किनारे बसाए जाते थे। नदियों से नगरों की रक्षा के लिए बांधों का निर्माण किया जाता था। नगर दो टीलों के अंतर्गत बसाए जाते थे। पश्चिम के टीले में ईंटों के चबूतरे के ऊपर गढ़ी या दुर्ग का भाग होता था और पूर्व में थोड़े निचले धरातल पर नगर का भाग बनाया जाता था। नगर में सड़कें चौड़ी और पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर बनाई जाती थी। सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी और प्रमुख सड़कों से गलियां निकलती थी। सड़कें प्राय कच्ची होती थी। सड़कों की सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था। सड़कों के किनारे किनारे मिट्टी के बड़े पात्र रखे जाते थे। सड़कों के किनारे नालियां भी बनी होती थी। नालियां पक्की करने के लिए ये लोग चूने और जिप्सम का प्रयोग किया करते थे। घरों की नालियां गली की नाली से और गली की नाली सड़क की नाली से मिलती थी। नालियों को ईंट और पत्थर की पट्टियों से ढका जाता था और इन नालियों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। बड़ी नालियों के अंतर्गत सफाई के उद्देश्य से शॉक पिट बनाए जाते थे। सिंधु सरस्वती नगरों के पुरातात्विक अवशेषों से हमें यह भी पता चलता है कि उस युग में वास्तु विद्या का विकास बहुत अधिक हो चुका था। इस समय आवास विन्यास विशेष प्रकार का हुआ करता था। प्रत्येक भवन जो थे वो यहाँ विभिन्न आकार प्रकार के बनाए जाते थे। प्राय भवनों के अंतर्गत 3-4 कमरे होते थे। मध्य में एक आंगन होता था। कोने में एक रसोई बनाई जाती थी। प्रत्येक घर में स्नानागार भी बनाया जाता था। सिंधु सभ्यता के भवनों में अलंकरण और विविधता नहीं दिखाई देती है। कच्ची ईंटों से मकानों की नींव भरी जाती थी। सीलन और बाढ़ से बचने के लिए मकान प्राय चबूतरों पर बनाए जाते थे, लेकिन भवन पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। मिट्टी के गारे से चिनाई की जाती थी। कहीं कहीं जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता था। दरवाजे और खिड़कियां प्राय गली में खुलते थे। मकान सार्वजनिक मार्गों का अतिक्रमण नहीं करते थे। मकानों में मेहराब और स्तंभ का प्रयोग नहीं हुआ करता था। सिंधु काल में कुछ विशिष्ट भवन भी हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो के गढ़ी वाले टीले से प्राप्त हुआ है। यह 39 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा है। कुंड में जाने के लिए उत्तर दक्षिण में ईंटों से बनी हुई सीढ़ियां हैं। इस कुंड की दीवारें सुदृढ़ बनाई गई है। दीवार के दोनों ओर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कुंड के फर्श पर खड़ी ईंटें लगाई गई है। कुंड की बाहरी दीवार पर गिरी पुष्पक चारकोल जैसा प्लास्टर किया गया है। फर्श और दीवारों की जड़ाई जिप्सम से की गई है और गंदा पानी निकालने के लिए कुंड के दक्षिण पश्चिम कोने में एक नाली बनाई गई है। कुंड के 3 और कमरे हैं। एक कमरे से हमें कुआं भी प्राप्त हुआ है। कमरों के दरवाजे
प्राय विपरीत दिशा में खुलते थे और प्रत्येक कमरे के बाद सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये सीढ़ियां ऊपरी कमरों में जाने के लिए बनाई गई है। संभवतः पुरोहित वर्ग के लोग ऊपरी कमरों में निवास किया करते थे। इसी प्रकार हड़प्पा के गड़ी वाले भाग से हमें एक विशाल अन्नागार के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इस अन्नागार का मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था। संभवतः जल मार्ग से अन्न लाकर यहाँ इकट्ठा किया जाता था। भंडार गृह से 100 गज की दूरी में दक्षिण में ईंटों के बने हुए गोलाकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं। ये चबूतरों के बीच में छेद है और संभवतः इनमें अनाज पीसा जाता होगा। हड़प्पा से ही हमें गड्डी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यह पश्चिमी टीले पर समानांतर चतुर्भुज के समान बना हुआ है और इसके भीतरी भागों का निर्माण 20 से 25 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर किया गया है। ये कच्ची ईंटों का बना हुआ है। लोथल से हमें एक पक्की ईंटों का ढांचा मिला है। एसआर राव इसे डाकयार्ड मानते हैं। इसका भीतरी क्षेत्र समलंबक है और इसकी उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार है, जिससे जहाज आते और जाते रहे। धौलावीर से भी हमें 2 जलाशय के अवशेष मिले हैं। बड़ा जलाशय दुर्ग के पश्चिम भाग में है। इसमें नीचे तक 31 सीढ़ियां बनी हुई हैं और ये पत्थर के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाई गई है। दूसरा जलाशय दुर्ग के दक्षिण दिशा में मिला है। ये शिलाओं को काटकर बनाया गया है और ये रॉक कट आर्किटेक्चर का सबसे प्राचीन उदाहरण माना जाता है। सिंधु प्रदेश से हमें बहुसंख्यक मात्रा में मुद्राएं, ताबीज, खिलौने, बर्तन, आभूषण ये भी मिले हैं। इन्हें देखकर हमें उस समय की कला की जानकारी होती है। ये वस्तुएं प्राय साधारण मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, चीनी मिट्टी, पत्थर, हरा मेजन, सीप, हाथी दांत, सोने, चांदी, तांबे आदि की बनी हुई है। ये सारी वस्तुएं सिंधु प्रदेश से में प्राप्त नहीं होती थी। संभवतः ये कुछ सामान ये लोग अन्य प्रदेशों से मंगाते थे। ये कलाकृतियां हाथ और सांचों से बनी प्रतीत होती है। इन कलाकृतियों को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। एक सिंधु की मिट्टी की कलाकृतियां। मिट्टी की कलाकृतियां यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं। ये कुंभकारों द्वारा निर्मित होती थी और इनकी यह कला उपयोगितावादी और यथार्थवादी अधिक है। इन्होंने अपनी इस कला में कल्पना और आदर्श को कोई स्थान नहीं दिया है। इन्होंने अधिकांश वही वस्तुएं बनाई हैं जो सर्वसाधारण के उपयोग में आती थी। यही कारण है कि सिंधु प्रदेश में मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं और मूर्तियां बहुत अधिक मात्रा में मिली हैं। यहाँ मिट्टी के बने हुए बर्तन बहुत अधिक मात्रा में हैं। ये मिट्टी, अभ्रक, चूना और बालू मिट्टी की सहायता से बनाए जाते थे। खुदाई में चाक नहीं मिला है, लेकिन बर्तनों का आकार प्रकार देखने से ऐसा लगता है कि ये बर्तन चाक पर बनाए गए हैं। बर्तन बनाने के बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता था और फिर आग के भट्टों में पकाया जाता था। बर्तन के तल गोल हैं। कुछ घड़ों की गर्दन लंबी, कुछ में छेद बने हुए हैं। संभवतः इन छिद्रों में रस्सी डाली जाती होगी। बर्तन प्राय साधारण आकार के ही हैं। पशु पक्षियों की आकृतियों के बर्तन जो हैं बहुत कम मात्रा में मिले हैं। मोहनजोदड़ो के बर्तन में लेख नहीं है, लेकिन हड़प्पा के बर्तनों में लेख लिखा हुआ मिलता है। खुदाई में प्राप्त बर्तन विविध रंगों के हैं। ये कहीं हल्के हैं तो कहीं तेज रंग के हैं। संभवतः आग पर पकाए जाने के कारण बर्तनों में स्वाभाविक ढंग से हल्का या गहरा नीला रंग आ गया है। ऊपर से भी बर्तनों को रंगने की प्रथा थी। इसमें काला, लाल, कत्थई और पीले रंग जो था रंगने में प्रयुक्त हुआ करता था। बर्तनों के ऊपर अलंकरण भी मिलता है। कभी कभी सतह एक रंग की और अलंकरण दूसरे रंग से किया जाता था। अलंकरण मात्र रेखाओं का हुआ करता था। अधिकांश बर्तनों पर पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो के कुंभकारों ने अपने बर्तनों पर मानव आकृतियों को कोई स्थान नहीं दिया है, जबकि हड़प्पा के कुछ बर्तनों के ऊपर मानव आकृतियां उकेरी गई है। कुछ बर्तनों का अलंकरण बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है।
यहाँ से हमें मिट्टी की बनी हुई बहुत सारी मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। ये मुद्राएं प्राय चीनी मिट्टी की बनी हुई हैं और आरी और चाकू से काटकर संभवतः ये बनाई गई हैं। अधिकांश मुद्राएं हाथ से बनी प्रतीत होती है क्योंकि खुदाई में कोई सांचा या ठप्पा नहीं मिला है। ये मुद्राएं व्यापारिक नगरों से अधिक मिली है। मुद्राओं में एक और अक्षर और दूसरी और चिन्ह या पशु आकृतियां बनाई गई हैं। कुछ मुद्राएं कांचली मिट्टी की बनी हुई है। तांबे की मुद्राएं लोथल से प्राप्त हुई है। ये मोहरे अलग अलग आकृतियों की है। कुछ मोहरे वर्गाकार, कुछ चतुर्भुज आकार की, कुछ गोलाकार तो कुछ बेलनाकार मोहरे भी यहाँ से प्राप्त हुई है। कलात्मक दृष्टि से मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा जिस पर 2 सींगों वाला बैल बड़ी कुशलता के साथ अंकित किया गया है, अधिक उपयोगी मानी जाती है। मुद्राओं पर विविध पशु पक्षियों के चित्र हैं। कुछ मुद्राएं विशेष उल्लेखनीय हैं, जैसे योगेश्वर शिव की, नागधारी शंकर की। ये मुद्राएं कला की दृष्टि से उन्नत मानी जाती हैं। यहाँ खुदाई में मिट्टी से बनी बहुत सारी मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों में देवी देवताओं, उपासिकाओं की और मातृ देवी की मूर्तियां अधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं, लेकिन ये कला की दृष्टि से बिल्कुल सुंदर नहीं है। इनमें कोई शरीर सौष्ठव नहीं बनाया गया है। पैर डंडों के समान सीधे और तने हुए बनाए गए हैं। पैरों में उंगलियां भी नहीं बनाई गई है। आंख और स्तन मिट्टी के टुकड़े चिपका कर बनाया गया है और शरीर प्राय वस्त्र विहीन बताया गया है। लेकिन पशु पक्षी और खिलौनों की मूर्तियां थोड़ी सुंदर हैं। कालीबंगा से पुरुष का एक शीश प्राप्त हुआ है जिसमें उसकी नाक नुकीली और आंखें बादाम के आकार की है। गालों की हड्डियां उभारी गई है। स्त्रियों में कुछ के पेट फूले हुए बताए गए हैं। कहीं कहीं स्त्रियां स्तनपान करवा रही है, लेकिन इसमें यथार्थ शिशु नहीं बताया गया है। केवल मिट्टी के टुकड़े को वक्ष के लगाया हुआ बताया गया है। मिट्टी से बने हुए पशुओं में बैल अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से मिट्टी का बना एक सींग वाला बैल कला की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। यहाँ मिट्टी से मूर्तियां बनाने के कोई सांचे नहीं मिले हैं, लेकिन मूर्तियों को देखने से लगता है कि वह सांचों के अंतर्गत बनी हुई है। अधिकांश मूर्तियां हाथ से बनी हुई है और इनके अवयव अलग अलग बनाए गए और बाद में इन्हें जोड़ा गया था। खिलौने भली भांति पकाए हुए भी नहीं है और इन पर रंग की पॉलिश भी की गई है। पाषाण कला। सिंधु प्रदेश से पत्थर की बनी हुई वस्तुएं बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुई है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर नहीं होता था और ये पत्थर प्राय बाहर से मंगवाते थे। पत्थर से बनी कलाकृतियों में हड़प्पा से प्राप्त 2 पत्थर की मूर्तियां कला की दृष्टि से सुंदर मानी जाती हैं। एक लाल पत्थर की मानव मूर्ति है और दूसरी काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति। मानव मूर्ति का शीश खंडित है। शेष शरीर का अनुपात और सौष्ठव दर्शनीय है। ध्यान से देखने पर लगता है कि इस मूर्ति के विभिन्न अंग अलग अलग बनाए गए हैं और बाद में किसी मसाले द्वारा जोड़े गए हैं। दूसरी मूर्ति का शरीर मांसल बताया गया है। मोहनजोदड़ो से भी पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई है। इसका अधोभाग जो है वो नहीं मिला है। शीश पर बाल और मुख पर दाढ़ी है। बाल व्यवस्थित है। आंखें आधी खुली हुई है। ये पच्चीकारी द्वारा बनाई गई है। बाएं हाथ में भुजबंद पहने हुए ये मूर्ति बताई गई है। पत्थर के बने हुए खिलौने यहाँ से बहुत कम मात्रा में मिले हैं। एक बैल पत्थर से बना हुआ मिला है। इसका शरीर तो पत्थर का बना है, लेकिन सींग और कान किसी अन्य चीज से बने हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधुवासी पत्थर काटना और तराशना, इसके साथ ही पत्थर के ऊपर पच्चीकारी का कार्य भी ये लोग जाना करते थे। सिंधु प्रदेश से धातु से बने हुए भी अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से कुबड़दार बैल का खिलौना बहुत ही सुंदर मिला है। यह तांबे को काटकर जो है वो बनाया गया है। इसी तरह तांबे के कलश में रखा हुआ बकरी का खिलौना भी सुंदर है।
यह पीतल का बना हुआ है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है जो कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। इस मूर्ति में नर्तकी का शरीर दुबला पतला और कटी क्षीण बताई गई है। दाहिना हाथ कटी पर है और वह नृत्य मुद्रा के अंदर दिखाई गई है। ये लोग शीशे से भी परिचित थे क्योंकि खुदाई में शीशे से बनी सुंदर तस्वीर भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ये लोग सोने और चांदी से भी अनेक आभूषण बनाया करते थे। तो इस तरह इनकी कला जो थी वो उपयोगितावादी और यथार्थवादी अधिक थी। उसमें कल्पना या आदर्श का कोई स्थान नहीं था।